हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज से हमारा नए पहल की शुरुआत की जा रही है। करंट अफेयर्स आप तक डेली पहुंचेंगे और वो भी दैनिक जागरण में आप तक डेली पहुंचाऊंगा। ठीक है, दैनिक जागरण आपको पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप भारत की कोई भी परीक्षा देते हैं तो करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्व रहता है, काफ़ी योगदान रहता है। इसलिए हमें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। दैनिक जागरण दरअसल ये हिंदी में भी है, साथ ही साथ यह काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें आर्टिकल्स भी आते हैं, कुछ ज़रूरी क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए हमें दैनिक जागरण डेली पढ़ना चाहिए। और जो लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं उन्हें भी पढ़ना इसलिए चाहिए कि ताकि उन्हें डेली की चीज़ों से, दैनिक चीज़ों से एक तरह से अपडेट रहेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। सरकार ने सबसे पहली व्यवस्था, आप जानते हो कि कोविड-19 की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अस्त ध्वस्त हो चुकी हैं। लॉकडाउन की वजह से भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में ऐसा चल रहा है। इसी को उभारने के लिए, यानी कि इसी समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार अपने आर्थिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अपनी कुछ व्यवस्थाएं अपनाना शुरू कर दिए हैं। उसी व्यवस्था में सबसे पहली व्यवस्था है, भारत सरकार कह रही है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लग एंड प्ले की व्यवस्था करेंगे, जिसमें चाहे वो देसी कंपनियां हों चाहे विदेशी कंपनियां हों, उन सभी को जो ज़मीन की समस्या है, वो सारी ज़मीन की समस्या को निजात दिलाने के लिए हम ज़मीन खुद प्रोवाइड कराएंगे। कौन कह रहा है? भारत सरकार। तो भारत सरकार क्या करेगी? ज़मीन कंपनियों के लिए खुद मुहैया कराएगी। सिर्फ कंपनियों को वहाँ क्या करना है? अपना प्लांट लगाना है बस। कंपनियों को क्या करना है? अपना सिर्फ और सिर्फ वहाँ प्लांट लगाना है और काम को शुरू कर देना है बस। भारत सरकार हर वो सुविधा मुहैया कराएंगी जिससे कि देशी और विदेशी निवेशक हमारे यहाँ आकर्षित हो सकेंगे। दूसरी चीज़ें हैं, नेक्स्ट बात है, अब कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक हुआ और इसमें कुछ जो निवेशक हैं उनके लिए भावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। भारी रणनीतियों में क्या कहा जा रहा है? पहले भारत सरकार कह रही है कि देखो, हम निवेशकों को आसानी से ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्लग एंड प्ले की व्यवस्था में वही भारत सरकार क्या कह रही है कि भारत सरकार कह रही है कि निवेशकों को हम आसानी से ज़मीन उपलब्ध कराएंगे और केंद्र व राज्यों से जरूरी मंजूरियां व समय पर ही मिलेंगी। मतलब एक तरह से हम जल्दी से जल्दी प्रोसेस करेंगे। जो भी मंजूरियां पहले देर में मिलती थी कंपनियां स्थापित करने के लिए, अब हम उसको क्या करेंगे? जल्दी स्थापित करने के लिए एक तरह से नियम बनाएंगे। दूसरी चीज़ें कह रहा, निवेश प्रस्तावों पर समयबद्ध तरीके से हम फैसला ले सकेंगे। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम जल्द से जल्द जो भी निवेश करना चाहता है, निवेश प्रस्तावों पर समयबद्ध तरीके से हम फैसला करेंगे, यानी कि जल्दी से जल्दी हम फैसला कर लेंगे। और विदेश निवेश रणनीति में राज्यों को भी शामिल करने पर जोर दिया गया। इसमें एक चीज़ ये भी कह रहा है कि हम केंद्र सरकार तो शामिल, यानी कि केंद्र में तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम राज्य सरकार, यानी जो राज्यों के सरकार हैं या राज्यों पर को भी हम शामिल करेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ें, नेक्स्ट बात आती है, अभी आपने देखा, अब देखो, हमारे पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन, तो एक तरह से लॉकडाउन जो चल रहा है ये तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन इसके वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था अस्त ध्वस्त होते जा रही है। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत ज़्यादा नहीं है, विकसित देशों के मुकाबले हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। इसलिए हमें लॉकडाउन को चतुराई से क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। हमें लॉकडाउन को चतुराई से खोलना पड़ेगा। और इसमें दो लोगों के वार्तालाप हुआ, एक श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस अध्यक्ष रहे, और एक तरह से पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने कहे, राहुल गांधी और रघुराम राजन जी के बीच वार्ता हुई और इन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया कि हमें क्या करना होगा? मात्र 65,000 करोड़ रुपए खर्च करना होगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से पटरी पर चलने लगेगी। साथ ही साथ जो गरीब मजदूर एक तरह से पूरी तरीके से उन्हें खाने में समस्या, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है या एक तरह से बिल्कुल समस्याग्रस्त हो गए हैं,
बिल्कुल अर्थव्यवस्था के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उससे समस्या का निजात करने के लिए हमें मात्र 65,000 करोड़ रुपए खर्च करना होगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं एक तरह से पटरी पर आ जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ इतनी ही चर्चा की गई है कि हम भारत सरकार को सुझाएंगे कि लॉकडाउन को चतुराई से हमें खोलना चाहिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हालत सहल करने में, कह रहे हैं अर्थव्यवस्था जो है ऐसी हालत सहन करने में अभी सक्षम नहीं है, और इसलिए हमें अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था को हमें चतुराई से खोलना पड़ेगा। यानी कि ये कह रहे हैं, एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि जो भी चल रहा है, लॉकडाउन तो चल रहा है या हमारे लिए बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ हमें आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान रखना होगा। हमें एक तरह से अर्थव्यवस्था के चलाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम भी उठाने होंगे। ठीक है, इस पर इन लोगों ने चर्चा की है, दोनों लोगों ने, और इन्होंने कुछ राशि भी बताया है कि गरीबों के भोजन पर मात्र हमें एक तरह से 65,000 करोड़ रुपए खर्च करना होगा, जो कि भारत सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। ठीक, दूसरी चीज़ें नेक्स्ट बातें आ रही हैं। अब जो आपके इम्पोर्टेंस, जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है आपका ये वाला टॉपिक कि प्रवासियों से प्राप्त आमदनी पर प्रभाव। इसमें विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वर्तमान वैश्विक लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट बना हुआ है। ग्लोबल रिमिटेंस अभी मैं बताऊंगा। रिमिटेंस यानी कि बाहर से भेजे जाने वाले धन में लगभग 20% की गिरावट की आशंका बनी हुई है। तो विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो वैश्विक लॉकडाउन की वजह से हमारा आर्थिक संकट बना हुआ है, जिसमें ग्लोबल रेमिटेंस जो है बिल्कुल एक तरह से 20% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और प्रवासी मजदूरों के रोजगार और मजदूरी या वेतन में भी तेज गिरावट की भी हमें आसार दिखाई पड़ रहा है। ये तो सबको पता है कि हमारे यहाँ रोजगार पूरी तरीके से ध्वस्त होते जा रहा है, हमारे ही नहीं बल्कि यह वैश्विक तौर पर एक तरह से देखा जा सकता है कि हर जगह एक तरह से मजदूरों पर सबसे ज़्यादा इसका कोविड-19 का सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा वो मजदूरों पर पड़ेगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि अल्प और मध्यम आय वाले जो रेमिटेंस हैं 19.7% तक भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया है जो पूरी तरीके से, यानी कि जो कितना बिलियन में हमें नुकसान होने वाला है, ये कह रहे हैं हमें कम से कम 445 बिलियन डॉलर का नुकसान को देखने को मिल सकता है। 445 बिलियन डॉलर का नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। ये कौन कह रहा है? विश्व बैंक कह रहे हैं। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट पूरी तरीके से बना हुआ है, जिसमें ग्लोबल संकट यानी कि बाहर से भेजे जाने वाले जो पैसे हैं, जो धन है, कम से कम 20% तक गिरावट देखने को संभावना मिल सकती है। और साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर हैं उनके रोजगार पर भी संकट पड़ेगा और वेतन में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है हमें। और अल्प और मध्यम आय वाले, जो बिल्कुल मिडिल वाले, जो बिल्कुल कम और एक तरह से थोड़ा सा मीडियम वाले लोग हैं, उनमें भी देशों से भेजे जाने वाले रेमिटेंस के तौर पर 19.7% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और जो इन्होंने एक तरह से पूरी तरीके से बात की है कि 445 बिलियन डॉलर हमें पूरी तरीके से खर्च, यानी कि एक तरह से हमें गिरावट देखने को मिल सकते हैं, या बिल्कुल भी हमें एक तरह से घाटा दिखते हुए हमें पड़ रहा। और यह सबसे ज़्यादा जो सहायक, सबसे ज़्यादा जो असर होगा किस पर होगा? भारत पर होगा, क्योंकि आप जानते हो कि भारत के ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा विदेशों में काम करते हैं और विदेशों से भारत में पैसा भेजते हैं। आइए हम जानते हैं कि रेमिटेंस है क्या आखिर, क्योंकि रेमिटेंस हमारे एक तरह से कई बार हमारे कानों तक पहुंचता है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते आखिर रेमिटेंस है क्या। आइए हम जानेंगे कि रेमिटेंस है क्या। रेमिटेंस हमारे परीक्षा के लिहाज से ही नहीं, बल्कि हमें यह जानना भी जरूरी है कि रेमिटेंस है क्या। भारत सरकार बार बार बोलती है कि रेमिटेंस का, यानी कि प्रेषण का बहुत ज़्यादा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में।
ठीक है, आप हम इसको जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रेमिटेंस क्या होता है, जब एक प्रवासी कौन हो सकता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से धनराशि भेजता है तो उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय कामगारों या अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में डॉक्टरों और इंजीनियर की नौकरी कर रहे प्रवासी भारतीय जब क्या करते हैं, अपने माता पिता या परिवार को धन राशि भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, बस आपको एक ही लाइन में आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो एक व्यक्ति क्या है, एक काम कर रहा है विदेशों में। अब विदेश में मान सकते हैं हम अमेरिका, क्योंकि हमारे जुबान पे हमेशा अमेरिका रहता है। ठीक, ब्रिटेन में काम कर रहा है, कई ऐसे देश है, यानी कि कुल मिलाकर विदेश में काम कर रहा है। यह व्यक्ति क्या कर रहा है, यह कहाँ का निवासी है, कहाँ का नागरिक है, या भारत का नागरिक है, या कहाँ का निवासी है, भारत का नागरिक है। अब यह क्या करेगा, विदेश में काम कर रहा है, तो विदेश में काम कर रहा है तो क्या करेगा, भारत में तो पैसा भेजेगा। आप जानते ही हो कि भारत में इसे पैसा भेजना ही है। तो जब यह भारत में पैसा भेजता है, किसके थ्रू भेजता है बैंक के थ्रू भेजता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजता है, ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, तो टैक्स के रूप में भारत सरकार को कुछ पैसे मिलते हैं, उससे बोला जाता है रेमिटेंस बोला जाता है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, विदेशों में काम करता है और यही भारत में भेजता है पैसा, किसके लिए, अपने माता पिता के लिए। और जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं उसको रेमिटेंस के तौर पर या एक तरह से टैक्स के रूप में भारत सरकार को पैसा जो मिलता है वो उससे कहा जाता है रेमिटेंस कहा जाता है। यानी कि वो डॉलर में भेजता है तो किस में आ जाता है, रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, साथ साथ उसमें टैक्स भी लग जाते हैं, तो वो रेमिटेंस के तौर पर भारत सरकार को मिल जाते हैं, उसे बोला जाता है रेमिटेंस बोला जाता है। समझ में आया रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस क्या होता है, जब एक प्रवासी द्वारा अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस के जरिए या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए अपने धनराशि को भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। किसे भेजता है, जो उसके घर पर, जैसे कि भारत में जैसे मान लो आप यहाँ से जा रहे हैं विदेश, और विदेश में यहाँ पर आपका भारत में कौन रह रहा है, आपके माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, तो आप उनके लिए पैसा जो भेजेंगे वो रेमिटेंस के तौर पर आता है। वही जो रेमिटेंस जो उनको पैसा मिलता है उसके बीच में जो टैक्स लगता है वो किसको मिलता है, भारत सरकार को मिलता है। तो भारत सरकार को जो रेमिटेंस मिलता है ये अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण या बहुत योगदान रखता है। ये हो गया आपका रेमिटेंस। अब शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, और नेक्स्ट बातें आती हैं, एक है प्रदीप शुक्ला जी, इन्होंने बताया है कि लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए होंगी बड़ी चुनौतियां, क्योंकि आप जानते हो काफ़ी जो मजदूर हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। कुछ लोग पैदल का आवागमन कर रहे हैं, कुछ लोग एक तरह से साइकिल से आवागमन कर रहे हैं, कुछ लोग अपने संसाधन से जा रहे हैं, कुछ भारत सरकार सुविधाएं भी मुहैया करा रहे हैं, राज्य सरकारें भी कुछ मुहैया करा रही हैं, जिसके कारण हो सकता है बड़ी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं में से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो कि वह कोरोना से प्रभावित हो और कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि लौटे प्रवासी मजदूर होंगे, लेकिन उनके लिए बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है रास्तों में भी इन्हें कोई ना कोई समस्या हो सकती है। ठीक है, सिर्फ इसमें इतने ही चर्चा की गई। दूसरी चीज़ें हैं आपके रोहित कौशिक जी ने बताया है कि जब इन्होंने बताया है कि प्रदूषण घटेगा तो धरती बचेगी। ये कह रहे कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि एक तरह से पूरे विश्व में प्रदूषण का जो स्तर है बिल्कुल एक तरह से घट गया है, जिसके कारण हमें सांस लेने में समस्या भी नहीं हो रही है
और इन्होंने भी अपने रिपोर्ट में बताया है, इन्होंने बताया है अपनी रिपोर्ट में, मैं आपको बताता हूँ कि करीब 70 लाख ऐसे लोग हैं, 70 लाख ऐसे लोग हैं जो प्रतिवर्ष प्रदूषण के कारण उनकी डेथ हो जाती है, जिसमें से 6 लाख ऐसे बच्चे हैं जो प्रदूषण से भी उनकी मृत्यु है। 70 लाख में 6 लाख ऐसे लोग हैं, 6 लाख ऐसे बच्चे हैं जो प्रदूषण से उनकी ज़िंदगी एक तरह से ध्वस्त हो जाती है, वह मृत्यु, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका ये कह रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ, अभी तक हमने बहुत सारी परियोजनाएं चलाया और उन परियोजनाओं से हमें एक तरह से पर्यावरण में संतुलन नहीं देखने को मिला, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से हमें प्रदूषण बिल्कुल घट गया है, पर्यावरण में सकारात्मक देखने को हमें मिल रहा है, जिससे हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए बेहतर है। ठीक, इसमें सिर्फ इतनी ही चर्चा की गई है। नेक्स्ट बातें आती हैं कि नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेगी मासिक भुगतान की सुविधा। अभी आरडी जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो इस तैयारियों में जुटी हुई हैं, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि मासिक भुगतान की सुविधा हमारे पास नहीं था, कुछ तिमाही होता था, कुछ छमाही, कुछ सालाना लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भरते थे। लेकिन अब क्या व्यवस्था की जा रही है, मासिक भुगतान की व्यवस्था की जाने की चर्चा चल रही है, या तैयारियों में जितनी भी कंपनियां हैं बीमा से संबंधित वो तैयारियों में लगी हुई हैं, जिसमें IRDA जो है, IRDA मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि यह क्या काम करती है, बीमा कंपनियों की क्या करती है, नियामक का काम करती है। आइए जानते हैं कि IRDA है क्या, IRDA का काम क्या है दरअसल, क्योंकि IRDA हमारे चर्चा में है तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों IRDA बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और क्या है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है। आइए जानते हैं कि इसका गठन आखिर कब हुआ था। तो विनियामक विकास प्राधिकरण यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA भारत सरकार की एक प्राधिकरण यानी कि भारत सरकार की एक एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना। बीमा की पॉलिसी हितों की रक्षा करना किसका मुख्य काम है, IRDA का। और बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन करना यानी कि रेगुलेट करना, संवर्धन करना यानी कि प्रमोशन करना, संबंधित आकस्मिक मामलों पर कार्य करना भी इसका मुख्य काम है। तो IRDA क्या है, IRDA भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य है बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन करना यानी कि रेगुलेट करना और संवर्धन करना और आकस्मिक मामलों पर कार्य करना इसका मुख्य काम है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है आपका हैदराबाद में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी, IRDA अधिनियम 1999 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो हमने क्या देखा, IRDA के बारे में हमने ये देखा कि भारत सरकार की एक प्राधिकरण है यानी कि एक एजेंसी है जिसका मुख्य काम क्या है कि बीमा की पॉलिसी हितों की रक्षा करना और बीमा की पॉलिसी धारकों की हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग का क्रमबद्ध और विनियमन करना यानी कि रेगुलेट करना, संवर्धन करना यानी कि प्रमोशन करना और संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना भी इसका मुख्य कार्य है, जिसको मैंने आपको बताया कि इसका मुख्यालय है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। और मैंने आपको बताया इसका कब गठन किया गया था, तो IRDA यानी कि संसद अधिनियम
IRDA अधिनियम 1999 के तहत इसका गठन किया गया था। दूसरी चीजें हैं, अब आइए जानते हैं IRDA की संरचना में कौन कौन है, यानी कि IRDA में कौन लोग काम करते हैं, इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो IRDA 10 लोगों का एक संगठन है। IRDA एक 10 लोगों का संगठन है जिसमें क्या है, एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है इसमें, IRDA में एक अध्यक्ष होता है जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। और उसके लिए कितनी अधिकतम आयु होनी चाहिए, अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। तो IRDA में एक अध्यक्ष होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उसके अधिकतम आयु के लिए कितना निर्धारित की गई है, 60 वर्ष निर्धारित की गई है। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा और अधिकतम आयु उनकी कितनी रखी गई है, 62 वर्ष होगी। इसमें कहा गया है एक अध्यक्ष होगा जिसकी अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए और जिसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। साथ ही साथ 5 पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा और साथ ही साथ उनकी अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, 62 वर्ष की गई है। और साथ ही साथ इसमें और भी अन्य लोग होंगे जिसमें 4 अंशकालिक सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। 4 अंशकालिक भी सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, भारत सरकार करेगी। अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, भारत सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो मैंने आपको IRDA के बारे में बता दिया। क्लियर। और नेक्स्ट बातें हम देखते हैं कि अब जो IRDA में काम कर रहे हैं सदस्य और अध्यक्ष, इनको हटाने का क्या प्रोसेस है, इनके कार्यालय से कैसे इनको बर्खास्त किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन दी गई है कि अगर सदस्य दिवालिया घोषित हो जाता है, अगर सदस्य दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसे हटाया जा सकता है, या तो अगर किसी सदस्य या किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है या किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को उनको दोषी पाया जाता है किसी प्रकार से, तब भी उन्हें हटाया जा सकता है, या तो उसे जनता के हित के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग किया हो तब भी उसे हटाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ें इन्होंने ये भी कहा है कि अगर उसने वित्तीय स्थिति किसी कंपनी में अधिग्रहण कर लिया हो तब भी उसे हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने का प्रोसेस क्या है कि वे ऐसे किन कामों से हटाया जा सकता है, जब सदस्य दिवालिया घोषित हो गया हो तब उन्हें हटाया जा सकता है, या किसी अपराध की श्रेणी या दोषी में पाया गया हो तब हटाया जा सकता है, और या तो जनता के हितों के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग किया है तब हटाया जा सकता है, या उसने क्या किया, वित्तीय स्थिति या वित्तीय कंपनी में अपना एक तरह से स्थिति कंपनी में अधिग्रहण कर लिया हो, यानी कि कंपनी के कुछ कार्य को अधिग्रहण कर लिया हो तब भी उसे हटाया जा सकता है, या कंपनी के कुछ शेयर्स अपने अधिग्रहण कर लिया, या कंपनी में किसी भी प्रकार की एक तरह से दुराचार या भ्रष्टाचार भी लगता है तब भी उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा और जान लीजिए कि पॉलिसी हितोधारकों के लिए इसका काम क्या है। पॉलिसी धारकों के हितों और अधिकारों को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। बीमा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और उस पर निगरानी रखना। जितनी भी बीमा कंपनियां, इसका मुख्य कार्य और भी एक है कि जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उसको रेगुलेट कौन करेगा, IRDA करेगा। और बीमा पॉलिसी यानी कि जो पॉलिसी धारक, जैसे हम लोग बीमा प्रीमियम भरते हैं तो कंपनियां क्या कर देती हैं, हमारे साथ कभी कभी धोखाधड़ी करती हैं, किसी प्रकार के वास्तविक दावों को त्वरित निपटान नहीं करती हैं। जैसे कि हमने तो बीमा प्रीमियम भर रहे हैं, मान लो सपोज दैट अब हमें बीमा तुड़वाना है या किसी एक्सीडेंट हो गया है, या बीमा प्रीमियम जितना हमने भरा है और उसके आधार पर हमें पूरा पैसा वापस चाहिए, तो बीमा कंपनियां क्या करती हैं, बीमा कंपनियां हमारे पैसे को जल्दी से लौटाती नहीं हैं
और एक तरह से प्रोसेस को जल्दी नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, IRDA में जा सकते हो, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो IRDA इस पर एक्शन ले सकती है किसी भी बीमा कंपनी पर। ठीक, और जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनका रेगुलेट करने का काम कौन करता है, जैसे कि आप कौन काम करता है, IRDA। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे RBI भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी बैंकिंग संस्थाएं हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, RBI करती है। उसी तरह IRDA क्या करती है, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, वो है करती है IRDA। क्लियर, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। और आज का लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है। आपने अभी हालिया समय में एक देखा होगा कि मीडिया काफ़ी तेज़ी के साथ ये कह रही है कि मेज़बान देश कुछ समय के लिए फॉलो करता है, और व्हाइट हाउस क्या कर दिया है, व्हाइट हाउस ने हमारे प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को अनफॉलो कर दिया, जिसके कारण मीडिया में काफ़ी चर्चा रहा, और इसमें राहुल गांधी ने भी विरोध जताया है, और जिसको लेकर व्हाइट हाउस ने अपनी सफाई में पेश करते हुए कहा है कि हमारी प्राइवेसी है। जब हमारे राष्ट्रपति किसी देश का दौरा करते हैं तो हम वहाँ के आधिकारिक कार्यालय को फॉलो करते हैं, और जब एक तरह से यात्रा हमारी पूरी हो जाती है, यानी हमारे राष्ट्रपति की यात्रा पूरी हो जाती है, तब हम उसे अनफॉलो कर देते हैं। तो ये बात सत्य है, व्हाइट हाउस का इन्होंने एक ही लोगों को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ही नहीं, बल्कि कई ऐसे लोग जितने भी जहाँ भी अमेरिका के राष्ट्रपति जाने वाले थे या गए थे, उन सभी को अनफॉलो कर दिया है। ठीक है, ये इसका रूल है, पहले से भी ये रूल बना हुआ है, तो इसमें किसी प्रकार को आपको नकारात्मक सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत और अमेरिका के जो संबंध अच्छे थे, अच्छे हैं, और शायद अच्छे भी आगे रहेंगे। इस समय भारत और अमेरिका के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, हमें इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होती है कि जब हमारा देश किसी और देश के साथ एक अच्छा मित्रवत संबंध रखता है, और हम उस देश को सहायता करते हैं, और वही देश हमें भी कोई ना कोई सहायता प्रदान करता है, तो ये हमारे लिए सकारात्मक या हमारे लिए खुशी की बात होती है, और हमेशा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और एक पॉइंट है आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोगों के भी मैं बताना चाहूँगा, वैसे उस टॉपिक को मैंने कलेक्ट नहीं किया है, कि ऋषि कपूर का देहांत हो गया, आप लोग सभी लोग जानते ही हो, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, देखना हो नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अब आप सभी लोगों को PDF भी इसकी मिल जाएगी। आप अपना सुझाव जरूर व्यक्त करें, आपको लगता है कि सर को कुछ और कुछ सुधार करना चाहिए अपने वीडियो में या करंट अफेयर्स की वीडियो में, तो आप ज़रूर अपना सुझाव व्यक्त करें। साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो अब लगातार जुड़े रहें, और जो लोग भी नहीं जुड़े हुए हैं उनको जुड़ने के लिए आप लोग प्रेरित करें, जो जुड़ चुके हैं, और कमेंट अपना ज़रूर दिया करें। कमेंट और लाइक तो आप ऐसा नहीं करते हैं जैसे कि आपको पैसा देना पड़ता है कमेंट और लाइक में भी। ठीक है, कहा जाता है कि फ्री की चीज़ें लोग अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फ्री की चीज़ हो या पैसे की चीज़ हो, हमें बहुत अच्छे से उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इस लॉकडाउन में हमें अपने आप को एक बेहतरीन अपने आप को बनाना है। क्लियर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। कल आपको इसी समय फिर आपको क्लास आप तक पहुंचेंगी। ठीक, थैंक यू सो मच।